हेलो एवरीवन, नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर फोर्थ चैप्टर षड्विरेचन शताश्रुति अध्याय। ठीक है, इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। विमर्श में देखेंगे सेकेंड लाइन में, द्वितीय अध्याय में अंतःपरिमार्जन, तृतीय अध्याय में बहिर्परिमार्जन, औषधियों का निर्देश करने के बाद यहाँ फोर्थ चैप्टर में उभय परिमार्जन औषधियों का निर्देश किया गया है। श्लोक नंबर 3, ये खलु षड्विरेचन शतानि भवन्ति, षड्विरेचन आश्रयः पंचकषाय योन्यः, पंचविधम कषाय कल्पनम, 50 महाकषायः, पंचकषाय शतानि इति संग्रह। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, षड्विरेचन शतानि यानी 600 विरेचन के द्रव्य या आश्रय विरेचन के द्रव्य हैं, 6 विरेचन के आश्रय हैं, 5 कषाय की योनियाँ हैं, पंचविध कषाय कल्पनाएं हैं, 50 महाकषाय हैं और 500 कषाय। इसका संग्रह किया गया है इस चैप्टर में। ठीक है, तो यहाँ पर विमर्श में देखेंगे, विरेचन शब्द वी उपसर्गपूर्वक रुधिर आदि गण की ऋचिर पृथक भावे धातु से बना है, जिसका मतलब है विरेच्यन्ते शरीर अभ्यंतर मलदोषा बहिष्क्रियन्ते इति विरेचनम, यानी कि जो कोई भी क्रिया जिसके द्वारा शरीर के भीतर के भाग से मल बाहर किया जाए वो विरेचन है। ठीक है, देन लाइन नंबर 1 2 3 4 5, फिफ्थ लाइन, दिस इज इम्पॉर्टेंट। तत्र दोष हरणम ऊर्ध्वभागम वमन संज्ञकम, अधोभागम विरेचन संज्ञकम, उभयम व शरीर मल विरेचनाद विरेचन शब्दम लभ्यते। ये कहाँ का रेफरेंस है? चरककल्प 1 का रेफरेंस है। रेफरेंस पूछा जाता है तो वो मार्क कर लीजिए। देन इसमें नीचे श्लोक नंबर 4, इसमें हम श्लोक नहीं पढ़ेंगे, सीधा विमर्श जो इसकी हिंदी है उसमें मार्क करते जाएंगे। लाइन नंबर 3, मदन फल से 133 योग, जिमूतक से 39, इक्षुवाकु से 45, धामार्गव से 60, कुटज से 18, कृतवेदन से 60 योग हैं। ठीक, इसी तरह विरेचन में श्यामा और त्रिवृत, श्यामा से 100 और त्रिवृत से 10 योग होते हैं। चतुरंगुल से 12, लोध्र से 16, महावृक्ष यानी स्नोही से 20, सप्तला से 39, दंती और द्रवंती से 48 है। इस प्रकार 600 विरेचन द्रव्यों का वर्णन समाप्त हुआ। तो जो हमने चैप्टर लर्न किए थे वमन और विरेचन के लिए कल्प स्थान के क्या थे? वमन के लिए था हमारा मजीदा वक्र, म इज मदनफल, ज इज जिमूतक, ई से इक्षुवाकु, ध से धमार्गव, व से वत्सक, वत्सक यानी कुटज, और क से कृतवेधन। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में हम इसके नंबर भी याद कर लेंगे, 133, 39, 45, 60, 18, 60। ठीक है, आई रिपीट, मजीदा वक्र 133, 39, 45, 60, 18, 60। और फिर हम करेंगे विरेचन द्रव्य। विरेचन द्रव्य के लिए निमोनिक लिख लेंगे, क्षत्रि चलो महासतला दंती के पास। श इज श्यामा, त्रि इज त्रिवृत। ये हमने अलग अलग क्यों किया? क्योंकि इसके अलग अलग योग हमें दे रखे हैं। च इज श्यामा, त्रिवृत, देन च इज चतुरंगुल, लो से लोध्र, मा इज महावृक्ष, सप्तला शंखनी, देन दंती द्रवंती। क्षत्रि चलो माँ सप्तला दंती के पास। अब इसके नंबरिंग याद कर लेंगे, 100, 10, 12, 16, 20, 39, 48। 100, 10, 12, 16, 20, 39, 48। आई रिपीट, मजीदा वक्र 133, 39, 45, 60, 18, 60। और विरेचन के लिए क्षत्रि चलो माँ सप्तला दंती के पास, 100, 10, 12, 16, 20, 39, 48। ठीक, देन श्लोक नंबर 5, षड विरेचन आश्रय इति शीत मूल त्वक पत्र पुष्प फलानी इति। ठीक है, यहाँ पे क्या है, विरेचन द्रव्य के आश्रय बता रहे हैं।
विरेचन द्रव्य के आश्रय 6 हैं, शिरोविरेचन द्रव्य के आश्रय 7 हैं। ठीक, तो शिरोविरेचन द्रव्य के आश्रय 7 चरक विमान में दिया हुआ है। विरेचन के आश्रय तु प पु मु फ, तु प पु मु फ। त इज त्वक, प इज पत्र, पु इज पुष्प, मु इज मूल, फ इज फल। ये क्या कहलाते हैं? पंचांग कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें शीर ऐड कर देंगे तो विरेचन के आश्रय हो जाएंगे। शीर की जगह कंद और निर्यास ऐड करेंगे, वो शिरोविरेचन के आश्रय हो जाएंगे। देन कषाय योनि, मधुर कषाय, अम्ल कषाय, कटु कषाय, तिक्त कषाय, कषाय कषाय। ठीक है, और अब देखेंगे पेज नंबर 67 में विमर्श की फर्स्ट लाइन में, लवण रस को किसी अन्य द्रव्य के संयोग से ही प्रयोग में लाया जा सकता है, इसलिए इसे कषाय कल्पना में नहीं रखा है। लवण कषाय इसलिए नहीं माना गया है। जो स्वरस आदि 5 कषाय कल्पनाएं हैं वह भी लवण रस से संभव नहीं हो पाती है। ठीक, देन हम करेंगे पंचविध कषाय कल्पना। स्वरस कलक्षित शीत फांट कषाय। सीक्वेंस से याद करेंगे, स्वरस, कल्क, श्रित, शीत और फांट। शारंगधर ने सेम पंचविध कषाय कल्पना जो चरक ने बोली है वही मानी है। सुश्रुत ने 6 मानी है, इन 5 के बाद शीर एक्स्ट्रा। देन काश्यप ने 7 मानी है, इसमें पंच कषाय कल्पना के बाद चूर्ण और अभिषव एक्स्ट्रा माने हैं। अब इसी के नीचे इसकी मात्रा लिख लेंगे, जहाँ पे श्लोक में दिया गया है स्वरस कल्क शीत शीत फांट 2 1 8 8 8। ये सब क्या है? तोला में है, ये इनकी मात्रा है। 2 1 8 8 8। स्वरस की मात्रा 2 तोला, कल्क की मात्रा 1 तोला, शीत शीत फांट इन तीनों की मात्रा 8 8 तोले। अब समझते हैं कि ये स्वरस है क्या। स्वरस, ये क्योंकि ब्रैकेट में दिया गया इसलिए समझने की बात है कि ये चरक की खुद की नहीं है डेफिनेशन, ये चक्रपाणी की एक्सप्लेनेशन है। चक्रपाणी या किसी और की एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, किसी और मीन्स दृढ़बल। तो इसमें आता है यंत्र निष्पीड़िता द्रव्यात् रसः स्वरस उच्यते, यानी कि द्रव्य को यंत्र से निचोड़कर जो रस निकाला जाता है उसे स्वरस कहते हैं। शारंगधर क्या कहते हैं? विमर्श में देखेंगे, आहता तत्क्षणात् अकृष्टात् द्रव्यात् शून्यात् समुद्भवेत् तस्य निष्पीड़ितो यश्च रसः स्वरस उच्यते, यानी कि उसी समय उसको तोड़ करके, ठीक है, उसी समय उसे ला करके उसे निष्पीड़ित करके जो रस निकाला जाता है उसे स्वरस कहते हैं। शारंगधर भाव प्रकाश ने इसे वस्त्र निष्पीड़ित बोला है। अष्टांग संग्रह में तांतव निष्पीड़ित बोला है। अष्टांग हृदय में पट निष्पीड़ित बोला है। ठीक, देन विमर्श में ही लाइन नंबर 5, कुड्वं चूडितं द्रव्यं क्षिपेत् द्विगुणे जले अहोरात्रं स्थितं तस्मात् भवेत् वा रस उत्तमः। ठीक है, अगर हमारे पास प्रॉपर फ्रेश द्रव्य नहीं है तो क्या करेंगे कि एक कुड्व यानी 16 तोले चूर्ण किए हुए द्रव्य को लेंगे और उसमें द्विगुणे जले यानी 2 कुड्व या 32 तोला जल मिला देंगे और उसे एक रात दिन भिगोने के बाद हाथ से मसल कर छान लेंगे तो वो भी स्वरस की तरह ही एक्ट करेगा। ठीक, फिर आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नाइन्थ लाइन में, अदाय शुष्क द्रव्यम व स्वरस
स्वरसानां संभवे जले अष्टगुणित साध्यं पादशिष्टं गृह्येत। ठीक है, अगर हमारे पास शुष्क द्रव्य है तो उसमें 8 गुना जल दे करके उसको पादशिष्ट होने तक पका लेंगे तो वो भी स्वरस के समान हो जाता है। नाउ लास्ट सेकेंड लाइन में स्वरस पीते समय प्रक्षेप द्रव्यों का परिमाण निम्नलिखित रूप से देना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है प्रक्षेप द्रव्य। ठीक है, तो इसमें क्या है, मधु श्वेता गुड़ शाद जीरकम लवणम तथा घृत तेलम च चूर्णादि कोल मात्रम रसे शिपेत। ठीक है, इसमें क्या करना है, मधु श्वेता, श्वेता यानी शर्करा, गुड़, शाद, जीरक, लवण, घृत, तेल, चूर्ण, ये सब कितना देना है, कोल मात्रा, एक कोल की मात्रा में, प्रक्षेप मात्रा में डालेंगे। ठीक है, प्रक्षेप की मात्रा कितनी है, एक कोल यानी अर्धपल या 2 तोला। पुटपाक स्वरस की मात्रा 1 पल, क्योंकि वो लघु होता है। और पुटपाक के एग्जाम्पल क्या है, तुलसी, वासा, निर्गुंडी के पत्र से निकाला हुआ स्वरस। उसको क्या करेंगे, हम उसको मिट्टी में लपेट देंगे। ठीक है, देन उसको हम आग में बुझाएंगे, उसके बाद जो उससे रस निकलेगा उसे निचोड़ लेंगे, दैट इज़ पुटपाक स्वरस। वो लघु होता है इसलिए उसको दुगनी मात्रा में लिया जाता है। ठीक, फिर आता है कल्क। यह पिंडो रसपिष्टानाम सकल्का परिकीर्तिता। जो पिंड के द्वारा जो पिंड बनता है रसपिष्ट होकर के वह कल्क कहलाता है। इसे हम निचोड़ते नहीं हैं, इसका जो कोई भी पार्ट है वो हम फेंकते नहीं हैं। ठीक है, सिंपली जो भी पिंड हमारा, जो भी हमें मिला बोलस फॉर्म में, वो हमारा कल्क है। विमर्श में देखेंगे शारंगधर ने क्या बोला है, द्रव्य माद्रम शिला पिष्टम शुष्कम व सजलम भवेत प्रक्षेप अवाप कल्कः ते तन्मात्रम कर्ष सम्मितम। यानी कि द्रव्य जो है, आर्द्र द्रव्य को हम शिला से पिष्ट करेंगे या फिर शुष्क द्रव्य को जल के साथ हम पिष्ट करेंगे तो जो भी हमें मिलेगा वो हमारा कल्क है। इसी को हम प्रक्षेप और अवाप भी कहते हैं। और इसकी मात्रा कितनी है, कर्ष सम्मितम, 1 कर्ष यानी 1 तोला। ठीक, देन कितनी इसकी प्रक्षेप मात्रा होनी चाहिए, लास्ट 4th लाइन में देखेंगे, कल के मधु घृतम तेलम देयम द्विगुण मात्रया सिता गुणौ समुदद्या द्रवा देया चतुष्गुणा। ठीक है, यानी कल्क में मधु घृत तेल अगर हमें डालना है तो वो देंगे द्विगुण मात्रा में। सीता गुड़ौ, सीता यानी मिश्री, और गुड़ समौ सम मात्रा में, और द्रवा कोई भी द्रव जैसे हमें दूध वगैरह कुछ भी डालना है तो वो देना है हमें चतुर्गुणा यानी 4 तोले। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। हर किसी का प्रक्षेप मात्रा और प्रक्षेप द्रव्य कितनी मात्रा में डालना है वो सब हमें अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट इज क्वाथ। वहनौ तो क्वथितम द्रवम शीतमाहु चिकित्सकः। वहनी पर, अग्नि पर उसको हमने क्वथित किया है यानी उबाला है। ठीक है, द्रव्य को द्रव के साथ अग्नि में उबालने से प्राप्त पदार्थ को श्रित कहा जाता है। ठीक है, इसी में इसके एग्जाम्पल आ जाता है यवागु और षडंगपानी, प्रमथ्या। पूछ लिया जाता है प्रमथ्या किसका एग्जाम्पल है, षडंगपानी किसका एग्जाम्पल है, यवागु किसका एग्जाम्पल है। तो ये सारे जो हैं क्वाथ के एग्जाम्पल्स हैं। शारंगधर ने क्या बोला है, पानीयम षोडश गुणम शून्य द्रव्य पले शिपेत मृत पात्रे क्वाथियेत ग्राह्यम अष्टमंश अवशोषितम। यानी कि 1 पल द्रव्य को 16 गुना जल में डालकर जब हम उबालते हैं और अष्टमांश शेष रह जाता है उस तब उतारते हैं तो वो हमारा क्वाथ कल्पना कहलाती है अकॉर्डिंग टू शारंगधर। ठीक है, देन 2 लाइन छोड़ करके देखेंगे, यादव जी का रेफरेंस है, इस पे लिखा नहीं है, मार्क कर लीजिए। यादव जी त्रिविक्रम जी का रेफरेंस है। मृदौ चतुर्गुणम देयम मध्य में अष्टगुणम तथा द्रव्य तो कठिनी देयम बुधई षोडशांशिकम जलम। यानी कि इसके बाद भी है, कर्षादितः पलम यावत् शिपेत षोडशांशिकम जलम तदूर्ध्वम कुड्वम यावत् तोय अष्टगुणम भवेत। यानी 1 तोले से 4 तोले तक का द्रव्य का जब क्वाथ बनाना हो तो 16 गुना
5 से 16 का तोले तक का बनाना हो तो 8 गुना, और 16 से अधिक तोले का जो भी बनाना है तो उसमें हमें 4 गुना जल दे करके क्वाथ बनाना चाहिए। ठीक, इसी में ही एक और चीज़ आती है कि जो मृदु द्रव्य है वो 4 गुना जल लेंगे, 1/4 शेष करेंगे। मध्य द्रव्य में 8 गुना जल लेंगे, 1/8 शेष करेंगे। कठिन द्रव्य में 16 गुना जल लेंगे, 1/16 तक शेष करेंगे। देन लास्ट 6th लाइन में अपिधानमुखे पात्रे जलम दुर्जरतां व्रजेत तस्मात् आवरण त्यक्त्वा क्वाथादिनं विनिश्चयः शारंगधर। अब कई लोग क्या करते हैं, क्वाथ तो बनाना है, पानी उड़ ना जाए सारा, इसलिए उसको ढक देते हैं। तो उन्होंने वहाँ पे स्पेसिफाई किया है अपिधानमुखे, ठीक है, उसको ढक्कन को ढकना नहीं है। अगर ढक्कन ढक देंगे तो क्या हो जाएगा, दुर्जरता व्रजेत, दुर्जर हो जाएगा, इजीली डाइजेस्ट नहीं होगा। इसलिए जब भी क्वाथ बनाना है उसको बिना ढक्कन के बनाना है। आवरण त्यक्त्वा, ठीक है, आवरण को हटा करके ही बनाना है। देन पेज नंबर 69 में फर्स्ट लाइन विमर्श में क्वाथे शिपेत सिताम अंशे चतुर्थाष्टम षोडशई वात पित्त कफातंके विपरीतम मधु स्मृतम। ठीक है, इसमें क्या बता रहे हैं कि मधु और शर्करा की मात्रा बता रहे हैं वात पित्त कफ के क्रम में। तो अगर मधु हम ले रहे हैं तो वातज रोग में 1/16 लेंगे, पित्तज में 1/8 लेंगे, कफज में 1/4 लेंगे। ठीक है, इसी के अपोजिट अगर हम शर्करा देखें तो वातज रोगों में शर्करा 1/4 लेंगे, पित्तज में 1/8 लेंगे, कफज में 1/16 पार्ट लेंगे। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि किसकी कितनी मात्रा रहेगी कौन से रोग में, मधु की कितनी रहेगी और शर्करा की कितनी रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझना है, फिर भी क्वेरी रेज कर सकते हैं। देन जीरकम गुग्लू शारम लवणम च शिलाजतु हिंगु त्रिकटुकम चय क्वाथे शाणोन्मितम शिपेत। बहुत बार पूछा जाता है गुग्लू की मात्रा कितनी होती है, हिंगू की मात्रा कितनी होती है, जीरक की मात्रा कितनी लेनी चाहिए, तो वो सारी एक शाण की मात्रा में लेनी है। क्षीरम घृतम गुड़े तेलम मूत्रम च अन्य द्रवम तथा कलकम चूर्णादिकम क्वाथे निक्षिपेत कर्ष सम्मितम। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि गुड़ की मात्रा कितनी होनी चाहिए और कल्क की कल्क और चूर्णादि की मात्रा कितनी है। ठीक है, एक कर्ष है। देन नेक्स्ट इज शीत यानी कोल्ड इन्फ्यूजन। अभी हमने जो क्वाथ पढ़ा था वो डिकॉक्शन था, हॉट था। ठीक है, अब शीत आ जाता है कोल्ड इन्फ्यूजन। जिनको हम हॉट नहीं दे सकते उनके लिए हम कोल्ड करेंगे। द्रव्याद अपोथितात तोय तत्पुनर्निशि संस्थितात कषाय यो अभिनिर्याति स शीत समादरता। द्रव्याद अपोथितात तो यानी उसको कुचल करके तत्पुनर्निशि संस्था, रात भर उसको रख दिया जाता है। ठीक है, तो उससे जो भी हमें मिलता है पार्ट वो हमारा कोल्ड इन्फ्यूजन या शीत कहलाता है। विमर्श में देखेंगे शारंगधर ने कहा है शून्यम द्रव्य पलम सम्यक षड्भिर निर्पलेज प्लुतम। ऊपर चरक ने कोई भी मात्रा नहीं डिफाइन की है कि कितनी गुना मात्रा में रखना है, शारंगधर ने डिफाइन किया है कि 6 गुना मात्रा में रखना है। तो शीत में द्रव्य और जल का अनुपात बहुत बार पूछा जाता है, 1:6 है। ठीक, देन फांट इज हॉट इन्फ्यूजन। क्षिप्त्वा उष्णतोय मृदितम तत् फांट परिकीर्तितम, यानी कि उसको क्या किया हमने, गर्म पानी में बस रख दिया। ऊपर हमने क्या किया था, हमने उसको कुचला, ठंडे पानी में डाल करके रात भर रख दिया, सुबह उसको मसल करके छान लिया, दैट इज हमारा शीत। फांट में क्या करेंगे, द्रव्य को हमने कुचला, यवकुट किया और उष्ण जल में डालकर रख दिया, फिर हमने उसको हाथ से मसल लिया और ये फांट हो गया हमारा। बट जब हम उस द्रव्य को पीस करके पानी में डालते हैं, अग्नि पर उबालते हैं, तो उससे और ज़्यादा कंसनट्रेटेड फॉर्म में आ जाता है उस द्रव्य का सार भाग, तो हम उसे क्वाथ कहते हैं। छोटा छोटा सा डिफरेंस है, गलती नहीं होनी चाहिए। चाय किसका एग्जाम्पल है, फांट का। ठीक है, और चाय भी हम जो यूजुअली बनाते हैं ना, फिर उसको बार बार उबालते रहते हैं, दैट इज़ नॉट चाय एक्चुअली। जो फिल्टर्ड टी होती है, फिल्टर्ड कॉफ़ी होती है, वो है रियल मेथड टी प्रिपरेशन या कॉफ़ी प्रिपरेशन का। और उसके अकॉर्डिंग फांट जो है उसकी मूल कल्पना है।
फांट का सिनोनिम आता है चूर्णद्रव, बहुत बार पूछा जाता है चूर्णद्रव का सिनोनिम, ठीक है, तो फांट है। चाय, चाय का नाम जो है श्यामपर्णी आया है, कहाँ आया है, आयुर्विज्ञान में आया है। तेषाम यथापूर्वम बलाधिक्यम, ठीक है, यथापूर्व बलाधिक्य, ये हमने और भी कहीं पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, यथापूर्व बलाधिक्य हमने पढ़ा है रसों के बारे में। रस का कॉन्टेक्स्ट जब हमने पढ़ा था मधुरम लवण कटु तिक्त कषाय, यही हमने सीक्वेंस क्यों रखा है, क्योंकि यथापूर्व बलवान होता है। किसका रेफरेंस है, वाग्भट का रेफरेंस है। यहाँ पे हमें पंचविध कषाय कल्पना के बारे में बोला गया कि तेषाम यथापूर्वम बलाधिक्य, यानी कि ये जो है ऊपर ऊपर अगर हम जाते जाएंगे तो वो बल अधिक होता जाएगा, इसलिए कषाय कल्पना व्याधि आतुर बल अपेक्षणीय, व्याधि की और आतुर की, दोनों की बल की अपेक्षा करके ही हमें कषाय कल्पना का निर्धारण करना चाहिए। नातु एवं खलु सर्वाणि सर्वत्र उपयोगिनी भवन्ति, सभी कल्पनाएं सभी जगह उपयोगी नहीं हो सकती, ठीक है। दिस हैज़ टू बी केप्ट इन माइंड कि पेशेंट का बल कितना है, अगर वो हीन बल वाला है, ठीक है, या फिर लघु व्याधिता है, तो आप उसको सरस देंगे, उस पर हैवी हो जाएगा, डाइजेस्ट भी नहीं होगा। उसकी अग्नि कैसी है, अग्नि सरस को डाइजेस्ट करने लायक है या नहीं है, क्वाद देना है, क्या देना है, दैट यू हैव टू एनालाइज फर्स्ट। तो यथापूर्व बलाधिक्य एक रेफरेंस आ जाता है, डैश व्याधि आतुर बल अपेक्षणीय, कषाय कल्पना व्याधि आतुर बल अपेक्षणीय, ठीक है। एंड ये हमारी नॉलेज के लिए सर्वाणी न तो एवं खलु सर्वाणी सर्वत्र उपयोगिनी भवन्ति, इसलिए हमें सोचना चाहिए कुछ भी मेडिसिन की फॉर्म लिखने से पहले। ऐसा नहीं है कि सभी को हम आसावरिश दे देंगे, सभी को हम स्वरस दे देंगे। देन मौलिक कल्पनाएं पूछी जाती है। मौलिक कल्पनाएं हमारी 5 हैं, यही 5, स्वरस, कल्क, श्रित, शीत, फांट, ठीक है। और संपन्न कल्पनाएं जब पूछी जाती हैं तो इसको छोड़ करके, इन 5 को छोड़ करके जो भी सारी कल्पनाएं हैं, आशा, वरिष्ठ, वटी, XYZ, दैट ऑल इज संपन्न कल्पना, ठीक। नाउ वी आर अबाउट टू स्टार्ट 50 महाकषाय, सो आई विल बी टेकिंग इट इन नेक्स्ट लेक्चर, ताकि बीच में हमारा कुछ पार्ट मिस ना हो जाए, ओके। तो इससे पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए कि महाकषाय का वर्णन चरक सूत्र 4 में आता है। सुश्रुत में महाकषाय का वर्णन नहीं आता है। अष्टांग संग्रह सूत्र 13 में 45 महाकषाय का वर्णन है। अष्टांग हृदय में भी महाकषाय का वर्णन नहीं है, ठीक है। महाकषाय का वर्णन चरक सूत्र 4 और अष्टांग संग्रह सूत्र 13 में है। चरक सूत्र 4 में 50 महाकषाय बताए हैं, अष्टांग संग्रह सूत्र 13 में 45 महाकषाय बताए हैं। सुश्रुत और अष्टांग हृदय में महाकषाय का वर्णन नहीं है। वहाँ पर हमें क्या मिलता है, गणों का वर्णन मिलता है। तो यहाँ पे हम गण देखेंगे, गणों का वर्णन चरक में नहीं है। सुश्रुत सूत्र 38 में 37 गण बताए गए हैं। अष्टांग संग्रह सूत्र 16 में 25 गण। अष्टांग हृदय सूत्र 15 में 33 गण। बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी गणों की संख्या कौन से चैप्टर में है, बहुत बार क्वेश्चन आता है। सुश्रुत में गणों का कितने गणों का वर्णन है, 38 37 दोनों होते हैं, ठीक है। क्योंकि वो 38वें चैप्टर में, इसलिए कई बार हम 38 लगा देते हैं तो वो आंसर गलत हो जाता है। बिल्कुल ध्यान रखना है कि 38 चैप्टर है, 37 गण हैं, ठीक है। और इनमें कुछ क्या है, जैसे हमने बोला कि 500 महाकषाय, ठीक है। तो 500 में 500 द्रव्यों का वर्णन नहीं है, क्योंकि कुछ रिपीटेड हैं, इसलिए कुल द्रव्य का वर्णन जब हम बात करते हैं तो 274 हो जाता है। तो कौन से द्रव्य कितनी बार रिपीटेड है ये पूछ लिया जाता है। मुलेठी 11 बार, पिपली 9 बार, अभ्य और बदर 7 बार, चंदन, चित्रक, वचा, कंठकारी ये 6 बार, मुस्तक, उशीर, द्राक्षा 5 बार, ठीक है। मुलेठी 11 बार, पिपली 9 बार, अभ्यर बदर 7 बार, चंदन, चित्रक, वचा, कंठकारी 6 बार, मुस्तक, उशीर, द्राक्षा ये 5 बार रिपीटेड है। एक चीज़ हमारी मिस हो गई, वमन के कुल योग 355, विरेचन के कुल योग 245,
पेज नंबर 66 में विमर्श में वमन योग 355, विरेचन योग 245, कुल विरेचन योग 600। ये बहुत बार पूछा जाता है। वमन के योग कितने हैं, विरेचन के योग कितने हैं, कुल विरेचन के योग कितने हैं। कुल जब पूछा जाएगा तब भी 600 लगाएंगे, विरेचन पूछा जाएगा 245 लगाएंगे। गलत नहीं होना चाहिए आंसर। ठीक है, आई थिंक ऑल इज डन। नाउ वी विल बी डूइंग महाकषाय श्लोक नंबर 8 onwards in next class. See you soon. Post your queries and ask as much as you can.